नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। आज की क्लास में हम सब जो है हिंदी के मेजर पेपर 5 का जो यूनिट 5 है इसके इनमें जितने भी कविताएं हैं इन सारी कविताओं को जो है हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी जो इस वर्ष यूजी 4th सेमेस्टर में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, अगर उन्होंने अपने मेजर पेपर में हिंदी साहित्य लिया हुआ है तो यह वीडियो जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में जो है हम लोग यूनिट 5 का जो है इसमें जो दो कवियों के बारे में और इनकी कविताओं के बारे में पढ़ना है, इन सब को जो है हम लोग इस एक ही वीडियो में जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में और रघुवीर सहाय जी के बारे में। तो इन दोनों की जितनी भी कविताएँ हैं इसमें हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आप सभी को भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में जो है पढ़ाने वाली हूँ। इनके कवि परिचय के बारे में जो है हम लोग जानेंगे। तो इनके कवि परिचय के बारे में जो है हम इसमें जानने वाले हैं। तो देखिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र का जो जन्म है ये होशंगाबाद में 29 मार्च 1913 ईस्वी को हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म जो है होशंगाबाद में 29 मार्च 1913 ईस्वी को हुई थी। मिश्र जी सप्तक परंपरा के एक सजग, प्रबुद्ध, संवेदना संपन्न और ईमानदार कवि हैं। अब मिश्र जी जो हैं ये सप्तक परंपरा के हैं और सप्तक परंपरा के एक सजग, प्रबुद्ध और संवेदना संपन्न और ईमानदार कवि माने जाते हैं। मंगल वर्षा शीर्षक कविता दूसरा सप्तक में संकलित है। मंगल वर्षा शीर्षक एक कविता है जो इनके दूसरे सप्तक में संकलित है। इस कविता में प्राकृतिक चित्रों की प्रधानता है। इस कविता में जो है प्राकृतिक चित्रों को दर्शाया गया है, बताया गया है। कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, बूंद टपकी एक नभ से आदि कविताओं में भी प्राकृतिक सहजता एवं चित्रों की प्रचुरता विद्यमान है। अब इसमें जो है बहुत सारी इनकी कविताएं हैं जिसमें इन्होंने प्रकृति का चित्रण किया हुआ है और प्रकृति के चित्रों को जो है इन्होंने बहुत ही प्रचुर मात्रा में उनकी सहजता को इसमें बताया है, दर्शाया है। प्रकृति सौंदर्य की उपेक्षा सृष्टिकर्ता की उपेक्षा होती है। प्रकृति सौंदर्य की अगर आप उपेक्षा करते हो तो ये सृष्टिकर्ता की उपेक्षा जो है मानी जाती है। चाहे कोई भी काल या साहित्यिकवाद हो, प्रायः सभी कवियों ने प्रकृति के अनुपम सौंदर्य की चर्चा की है। जितने भी कवि हुए हैं सभी कवियों ने प्रकृति के उस अनुपम सौंदर्य की चर्चा की हुई है। इसके बाद देखते हैं तो प्रकृति की रमणीयता बरसात के दिनों में और अधिक बढ़ जाती है। आकाश में जब आषाढ़ से प्रथम दिवस से काले काले बादल मदमत्त हाथियों की तरह भ्रमण करने लगते हैं। इसमें लिखा जा रहा है कि प्रकृति की जो रमणीयता है ये बरसात के दिनों में बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। जब आकाश में जब आषाढ़ से प्रथम दिवस से आषाढ़ का पहला दिवस होता है और जब काले काले बादल मदमत्त हाथियों की तरह जो है आकाश में भ्रमण करने लगते हैं। चीर तृषित धरती जब जल की बूंदों से भीग कर संतृप्त होती है तो सारा संसार मंगल वर्षा की प्रेरणा से झूम उठता है। जो धरती है ये चीर तृषित होती है और जब जल की बूंदों से भीगती है, भीग कर संतृप्त होती है तो सारा संसार जो है मंगल वर्षा की प्रेरणा से झूम उठता है। कवि कथाकारों के लिए यह मंगल वर्षा मंगलदायिनी नहीं होती बल्कि सभी प्राणियों के प्राण सरस हो उठते हैं। और जितने भी कवि कथाकार हैं उन सब के लिए जो मंगल वर्षा है ये केवल मंगलदायिनी ही नहीं होती बल्कि सभी प्राणियों के प्राण सरस हो उठते हैं। प्रिय विरह से आहत प्रियतमा विह्वल हो उठती है, सभी ओर हरियाली छा जाती है। बरसाती बयार प्रियतम का संदेश देने लगती है। जो बरसाती बयार होता है वो प्रियतम का संदेश देने लगता है। हंस में उनकी काफ़ी कविताएं छपी और फिर अज्ञेय जी ने इन्हें दूसरे सप्तक में प्रकाशित किया। हंस में जो है इनकी काफ़ी कविताएं छपी और फिर अज्ञेय जी ने इनकी कविताओं को दूसरे सप्तक में प्रकाशित किया हुआ है। उन्होंने चित्रपट के लिए संवाद लिखे और मद्रास के एबीएम में संवाद निर्देशन भी किया। इन्होंने जो है सिनेमा के लिए संवाद भी लिखा है और मद्रास के एबीएम में संवाद निर्देशन भी किया है। मद्रास से वे मुंबई आकाशवाणी के निर्माता बन गए और आकाशवाणी केंद्र दिल्ली में भी उन्होंने काम किया। मद्रास से वे मुंबई आकाशवाणी के निर्माता बन गए और फिर उसके बाद में आकाशवाणी केंद्र जो है जो दिल्ली में है वहाँ पर भी उन्होंने काम किया। मिश्र जी को अपनी रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1972 ईस्वी में
और पद्मश्री पुरस्कार व शिखर सम्मेलन 1983 से अलंकृत किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इन्हें 1972 ईस्वी में मिला था और पद्मश्री पुरस्कार इन्हें 1983 ईस्वी में मिला था, इससे उन्हें अलंकृत किया गया था। इसके बाद बात करें इनके कुछ काव्य संग्रहों के बारे में, तो इनके काव्य संग्रह सबसे पहला है गीत फरोश, जो हम लोगों को इसमें पढ़ना है। चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, व्यक्तिगत, परिवर्तन जिए, तुम आते हो, मानसरोवर दिन, ये उनके कुछ काव्य संग्रह हैं। इसके बाद बाल कविताओं की बात करें तो बाल कविताओं में एक है आपका तुकों के खेल, और संस्मरण में है इनका जिन्होंने मुझे रचा, और एक इनका निबंध संग्रह भी है जिसका नाम है कुछ नीति कुछ राजनीति, ये है इनका निबंध। तो ये था इनका कवि परिचय, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं तो इनकी एक कविता है, दो कविताएं जो है हम लोगों को इसमें पढ़नी है। पहला है सतपुड़ा के जंगल और दूसरा है गीत फरोश। तो पहला है सतपुड़ा के जंगल, जिसके बारे में हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो इस कविता में कवि ने मध्य प्रदेश के एक पहाड़ी क्षेत्र सतपुड़ा के जंगलों का वर्णन किया हुआ है। ये जो कविता है इसमें कवि ने मध्य प्रदेश का एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे सतपुड़ा के जंगल हैं उसके बारे में जो इन्होंने बताया हुआ है। इसमें कवि सतपुड़ा के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहता है कि सतपुड़ा के घने जंगल अपनी गहनता के कारण इस प्रकार आभासित हो रहे हैं जैसे उनमें सूर्य की किरणों का प्रवेश न हो पाया हो और वह अपने घने वृक्षों की झुरमुट छाया में निद्रा मग्न हो। अब लिख रहे हैं कवि कि सतपुड़ा का जो घना जंगल है ये अपनी गहनता के कारण इस प्रकार आभासित हो रहा है जैसे उनमें सूर्य की किरणों का प्रवेश ही ना हुआ हो और वह अपने घने वृक्षों की झुरमुट छाया में निद्रा मग्न हो। ये सभी जंगल तथा इसमें उगे पेड़ अर्धचेतना अवस्था में प्रतीत हो रहे हैं। ये जितना भी जंगल है और इसमें उगे हुए जितने भी पेड़ हैं ये सभी के सभी अर्धचेतना अवस्था में प्रतीत हो रहे हैं। इस जंगल में झाड़, साल, पलाश आदि सभी पेड़ पौधों ने इतना विस्तार पा लिया है कि अब वे पास न हवा को आने देते हैं और न ही सूर्य के प्रकाश को, जिसके फलस्वरूप वे स्तब्ध भाव से आंखें नीचे किए खड़े हैं और ऊँघ रहे हैं। इसमें कवि लिख रहे हैं कि इस जंगल में जितने भी झाड़ हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, इन्होंने इतना विस्तार पा लिया है कि अब वे अपने पास न ही हवा को आने देते हैं और न ही ये सूर्य के प्रकाश को आने देते हैं, जिसके फलस्वरूप वे स्तब्ध भाव से अपनी आँखों को नीचे किए हुए खड़े हैं और ऊँघ रहे हैं। इसके बाद चारों ओर नीरवता व निरस्ता का वातावरण छाया हुआ है। सभी प्रकार के पेड़ों तथा झाड़ों ने मानो मौन धारण कर लिया हो, जिस कारण इस घने अंधकार में किसी अन्य का प्रवेश करना भी कठिन हो गया है। चारों ओर नीरवता और निरस्ता का वातावरण छाया हुआ है। सभी प्रकार के पेड़ों तथा झाड़ों ने मानो एक तरीके से उन्होंने मौन धारण कर लिया हो, जिसके कारण इस घने अंधकार में भी किसी अन्य का प्रवेश करना कठिन हो गया है। कवि आगे कहता है कि यहाँ पेड़ों से गिरने वाले पत्ते भी सूख गल गए हैं तथा कुछ हरे व जले पत्ते जंगल के मार्ग को पूर्णतः ढक चुके हैं और जितने भी यहाँ पे पेड़ पौधों से गिरने वाले पत्ते हैं वे सारे के सारे सूख चुके हैं, गल चुके हैं और जो भी हरे व जले हुए पत्ते हैं उन्होंने जंगल के मार्ग को पूरी तरीके से ढक दिया है। कवि प्रकृति के एक विचित्र भाग से यहाँ पाठकों को रूबरू करवाना चाहता है जो कि जंगल की निरस्ता को दर्शाता है जहाँ व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। कवि जो है प्रकृति के एक ऐसे भाग से परिचित कराना चाहते हैं जहाँ जो है जंगल की निरस्ता दर्शाता है और वहाँ पे किसी भी व्यक्ति का प्रवेश निषेध हो चुका है। सतपुड़ा के घने जंगल कष्ट से सने हुए हैं क्योंकि जंगल में प्रवेश करने वालों को कदम कदम पर असह्य कष्ट का निरंतर अनुभव करना पड़ता है। सतपुड़ा का जो जंगल है ये एकदम मतलब कष्ट से सना हुआ है क्योंकि जंगल में जो भी व्यक्ति प्रवेश करता है उसको कदम कदम पर असह्य कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसके बाद में बात करते हैं तो कष्ट की एक अंतहीन लंबी श्रृंखला के कारण लगता है कि कष्ट इनमें धुल सा गया है और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। कष्ट की एक ऐसी अंतहीन लंबी श्रृंखला बन चुकी है जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो कष्ट जो है इन्हीं जंगलों में धुल गया है और इन्हें इससे अलग नहीं किया जा सकता। प्रवेश करते ही मकड़ियों के जाल मुंह को ढक लेते हैं और सिर के बालों से उलझकर मुंह पर लाल काले अनेक दुखदायी डंकों के दाग छोड़ जाते हैं। कवि लिख रहे हैं कि जैसे ही जंगल में प्रवेश करते हैं वैसे ही मकड़ियों का जो जाल है वो मुंह को ढक लेता है और सिर के बालों से उलझकर
लाल काले अनेक तरह के दुखदाई डंक जो है शरीर में छोड़ जाते हैं। मौन, मूक, चुप्पी साधे जंगल भी कभी कभी आंधी तूफान से झकझोर दिए जाते हैं। इसकी चुप्पी टूट जाती है, मौन भंग हो जाता है। मौन, मूक, चुप्पी साधी ये जो जंगल है, ये कभी कभी जब आंधी तूफान आता है तो झकझोर दिए जाते हैं और इनकी चुप्पी क्या होती है, वो टूट जाती है और उनका मौन भंग हो जाता है। चलो कम से कम इतना तो वे झेल लेते हैं। जिनमें हवा तक न घुस पाती थी वहाँ आंधी तूफान भी घुस जाते हैं। कवि अपनी ही बात यहाँ काट रहा है। अब कवि लिख रहे हैं कि जहाँ पे हवा भी नहीं घुस पाती है वहाँ पे आंधी तूफान जो है घुस जाते हैं। इसीलिए तो कवि ने जंगलों को भी नींद में डूबे हुए से और कभी ऊँघते हुए कहा है। ये जंगल की विभिन्न स्थितियां हैं जिनसे होकर जंगल गुजरते रहते हैं। यहाँ जंगल की जो स्थिति है इसका वर्णन इसमें कवि ने किया है। कविता का अंतिम निष्कर्ष कवि की खोजपूर्ण दृष्टि का ही परिणाम है। कवि कल्पना के सहारे जंगल में घुसकर जीवन अमृत खोज लाता है। कवि जो है कल्पना के सहारे जंगल में घुस जाते हैं और वहाँ से जीवन अमृत को ढूंढ लाते हैं। दूर से डरावना, जहरीला और अगम दुर्गम लगने वाले ये सागर अथाह जंगल निकट आने पर जीवंत सौंदर्य में मंडित दिखाई पड़ते हैं। दूर से डरावना दिखता है, जहरीला दिखता है, अगम दुर्गम दिखता है। ये सागर जैसा अथाह जंगल के निकट जब जाते हैं तो जीवन सौंदर्य में मंडित हुआ दिखाई पड़ता है। भयावह जंगल रसावह बन गए हैं। प्रकृति के भयावहता में कितना जीवन सौंदर्य ये सतपुड़ा के जंगलों में देखा जा सकता है। इस मौत के घर में भी नदियों, नालों और निर्झरों का जीवन संगीत मुखर है। अब कवि को निष्प्राण जंगल भी आनंदमय लगने लगे हैं। अब कवि यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्रकृति की इस भयावहता में भी उन्होंने जीवन के सौंदर्य को ढूंढ लिया है। और अगर आपको ये देखना है तो आप सतपुड़ा के जंगलों में जाके इसको देख सकते हैं। मौत के घर में भी जो है इन्हें नदियों, नालों और निर्झरों का जीवन संगीत मुखर दिखाई पड़ता है। इसलिए अब निष्प्राण जंगल भी इनको आनंदमय लगने लगा है। तो इनकी ये कविता थी सतपुड़ा के जंगल, जिसका सारांश मैंने आप सभी को बता दिया। इनकी दूसरी कविता है जिसका नाम है गीत फरोश, जिसके बारे में हम लोगों को अभी इसमें पढ़ना है। तो देखिए, गीत फरोश में कवि लिखते हैं, इस कविता में वर्तमान समाज पर करारा व्यंग किया गया है, जिसमें कवि और कलाकार की दुरावस्था का चित्रण हुआ है। और इस कविता में जो है वर्तमान समाज पर करारा व्यंग किया गया है, जिसमें कवि और कलाकार का जो दुरावस्था है इसका इसमें इन्होंने चित्रण किया हुआ है। कवि ने इस कविता में समाज के बुद्धिजीवी, चिंतक, कवि, कलाकारों की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत बेचता हूँ। कवि जो है इसमें जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जितने भी चिंतक हैं, जितने भी कवि कलाकार हैं, उन सभी के दयनीय स्थिति पर प्रकाश डालते हुए ये कहते हैं कि मैं गीत बेचता हूँ और तरह तरह के गीत बेचता हूँ। गीत बेचना कोई पाप नहीं, अपराध नहीं। लोग तो अपने स्वार्थ के लिए अपना सब कुछ बेच देते हैं। अब कवि यहाँ पे लिख रहे हैं कि गीत बेचना जो है ये कोई पाप नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है, क्योंकि लोग तो अपने स्वार्थ के लिए अपना सब कुछ बेच देते हैं। कवि का कथन है कि माल देखने पर ही वह किसी ग्राहक को दाम बताएगा। ये गीत बेकार नहीं, काम के हैं। ये गीत पस्ती और मस्ती के समय के लिखे हुए हैं। यह गीत सख्त सरदर्द को भी दूर कर देने वाला है। कवि लिख रहे हैं कि यहाँ पे माल को देखने के बाद ही वो किसी ग्राहक को दाम बताएगा, क्योंकि ये गीत बेकार नहीं है, ये गीत काम के हैं। ये पस्ती और मस्ती के समय का लिखा हुआ है, जो गीत सख्त सर दर्द को भी दूर कर सकता है। पहले पहले कवि को यह कार्य करने में कुछ शर्म सी लगी, लेकिन बाद में उसकी अक्ल जग गई। पहले पहले जब इन्होंने इस कार्य को शुरू किया था तो उन्हें कुछ शर्म सा लगा, किंतु कुछ समय के बाद उनकी अक्ल जग गई। संसार के लोग तो अपना धर्म, ईमान तक बेच डालते हैं। यही सब सोच समझकर कवि अपना गीत बेच रहा है। कवि यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो संसार के लोग हैं वो अपना धर्म और ईमान तक बेच डालते हैं, और इसी सब को सोच समझ के वो अपने गीत को बेच रहे हैं। भवानी प्रसाद मिश्र ने इस कविता के माध्यम से युगीन विसंगतियों की अभिव्यक्ति की है। भवानी प्रसाद मिश्र ने जो है इस कविता के माध्यम से जितने भी इस युग की विसंगतियाँ हैं उन सभी के बारे में जो उन्होंने इसमें प्रकाश डाला है। एक कटु नंगापन इस कविता से स्पष्ट होता है। आज समूचा देश भीतर ही भीतर खाली होता जा रहा है। सभी कोई अपनी अपनी चिंता में लीन है। आज के दौर में जो है हमारा देश भीतर ही भीतर खाली होता जा रहा है और सभी कोई अपनी अपनी चिंता में ही विलीन है। कवि, कलाकारों एवं सामाजिक चिंतनों की चिंता कौन करे। कवि लिखते हैं कि कवि, कलाकारों, जितने भी सामाजिक चिंतक हैं उन सब की चिंता कौन कर रहा है इस दौर में।
इसीलिए आनंद मिश्र ने लिखा है कि ठेकेदार मकान खा रहे हैं, नेता ईमान खा रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। ये आनंद मिश्र ने लिखा है। यानी कि ठेकेदार जो है ये मकान खा रहे हैं और नेता जो है अपना ईमान खा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूरे हिंदुस्तान को भीतर ही भीतर खाए जा रहे हैं। कवि एक विक्रेता की भांति अपने गीतों की विशेषताएं बताते हुए कह रहा है कि यह गीत सुबह का ताज़ा गीत है जो एकांत में लिखा गया है। कवि जो है अपने गीत की विशेषता बता रहे हैं और विशेषता बताते हुए कह रहे हैं कि यह जो गीत है यह सुबह का ताज़ा गीत है जो एकांत में लिखा गया है। यह गीत भूख और प्यास को दूर करने वाला है तथा शमशानी भूत को दूर करता है। ये जो गीत है ये भूख और प्यास को दूर करने वाला है और शमशानी भूत को भी दूर करता है। कवि तुकांत अतुकांत सभी तरह के गीत गाता है। उसके पास सदैव लेखनी रहती है, ग्राहक जब चाहे वैसा गीत वह लिख डालता है। कवि जो है, कवि के पास हमेशा लेखनी रहती है और ग्राहक जब जैसा गीत उनसे मांगता है वे वैसा गीत लिख डालते हैं। उसका मुख्य धंधा ही है गीत लिखना। वह नए पुराने सभी तरह के गीतों की रचना करने में सक्षम है। इसीलिए भारत भूषण अग्रवाल ने इसमें लिखा हुआ है, फरमाइए क्या चाहिए श्रीमान जी, मन हमारे ज़रा इतना तो बताइए, अब भला क्या और चाहिए। ये भारत भूषण जी ने लिखा है। कवि जन्म और मृत्यु पर भी समान रूप से लिखते हैं। वह रात दिन गीतों की रचना में संलग्न रहता है, चाहे उसके गीतों को पढ़ने वाला कोई मिले या ना मिले। गीत बेचना पाप है, लेकिन उसके समक्ष जीवन व्यतीत करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसीलिए गीत बेचने के अतिरिक्त वो क्या ही कर सकता है गीत बेचने के अलावा। यहाँ पे कवि लिख रहे हैं कि है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूँ मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ जी, हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। कवि के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो गीत को बेचते हैं और ये भी कहते हैं कि ये पाप है, लेकिन मैं लाचार हूँ इसलिए मैं अपने गीतों को बेच रहा हूँ। आलोच्य कविता में कवि ने तथाकथित बुद्धिजीवी एवं काफी साहित्यकारों पर करारा व्यंग किया है। इस कविता में जो है ये एक आलोचना की कविता है, जिसमें कवि ने तथाकथित जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं और कवि साहित्यकार हैं उन सभी पर इन्होंने एक करारा व्यंग प्रस्तुत किया है अपनी कविता के माध्यम से। संशय, अभाव और जीवन की कटुता को भोगने वाला आज का साहित्यकार समाज के लिए बेमानी बन गया है। संशय, अभाव और जीवन की कटुता को जो लोग भोगते हैं वही साहित्यकार आज के समाज के लिए बेमानी सा बन गया है। यह कविता साहित्यकारों के यथार्थ को उभार कर हमारे समक्ष रखने का प्रयास करती है। ये जो कविता है ये साहित्यकारों के यथार्थ को, सच को उनको उभार कर हमारे सामने रखने का प्रयास करती है। तो ये हो गया आपका यूनिट 5 का पहला, जो भवानी प्रसाद मिश्र की जो भी कविताएं हैं, 2 कविताएं जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना था वो मैंने पढ़ा दिया। उनके कवि परिचय के बारे में पढ़ा दिया मैंने। आप लोग उसको देखिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग रघुवीर सहाय जी के बारे में। तो इनके कवि परिचय के बारे में देखिएगा। रघुवीर सहाय का जन्म जो है 1929 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन हुआ था 1990 ईस्वी को। रघुवीर सहाय नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में सर्वमान्य कवि हैं। अब जो रघुवीर सहाय है नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में ये सर्वमान्य कवि हैं। इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह जो है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं, ये उनके कुछ काव्य संग्रह हैं। और इसके बाद बात करें तो वास्तव में रघुवीर सहाय की कविता साधारण मानव से सरोकार रखती है। वास्तव में अगर बात करें तो रघुवीर सहाय की जितनी भी कविताएं हैं ये साधारण मानव से सरोकार रखती हैं। वे उसकी आशा, आकांक्षा, पीड़ा, विषाद, राग विराग को अपनी कविताओं में व्यक्त करते हैं। वे उसकी आशा को, उसकी आकांक्षा को, उनकी पीड़ा को, उनके विषाद को, राग विराग, तरह तरह की जो उनकी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं पर अपनी कविताओं में चर्चा करते हैं। समकालीन कविता में राजनीतिक चेतना पर्याप्त मात्रा में है। आज का कवि राजनीतिक स्वार्थपरता एवं विसंगति को चुपचाप नहीं देखता रहता है, बल्कि उस पर अपनी तीखी टिप्पणी भी करता है। समकालीन कविताएं जितनी भी लिखी गई हैं उन सारी कविताओं में राजनीतिक चेतना भी पर्याप्त मात्रा में है। और आज के जितने भी कवि हैं वो राजनीतिक स्वार्थपरता एवं विसंगति को चुपचाप नहीं देखता है, बल्कि उस पर एक तीखा टिप्पणी भी करता है। इसके बाद बात करते हैं तो इनकी सबसे पहली कविता है जो हम लोगों को पढ़ना है, जिसका नाम है पढ़िए गीता। तो इसके सारांश के बारे में जो है हम लोग इसमें देखने वाले हैं।
कि इस कविता के माध्यम से कवि क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो रघुवीर सहाय की कविता पढ़िए गीता समाज की विडंबना और रूढ़िवादिता और महिलाओं की पारंपरिक भूमिका पर तीखी व्यंग्य है। अब ये रघुवीर सहाय की जो कविता है पढ़िए गीता, ये समाज की विडंबनाओं, रूढ़िवादिता और महिलाओं की पारंपरिक जो भूमिका है इस पर काफ़ी तीखा व्यंग किया है इन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से। यह कविता 1952 ईस्वी में लिखी गई, जब समाज में महिलाओं की भूमिका मुख्यतः पारिवारिक दायरे तक ही सीमित थी। इस रचना में कवि ने महिलाओं के जीवन में धर्म, परंपरा और पितृसत्तात्मक जो है संरचना के तहत उनकी भूमिका को चुनौती दी है। इस रचना में कवि ने महिलाओं के जीवन में धर्म, परंपरा और पितृसत्तात्मक संरचना है उसके तहत और उसकी भूमिका को इन्होंने चुनौती दी है। कविता की शुरुआत पढ़िए गीता बनिए सीता से होती है, जो भारतीय समाज में महिलाओं के आदर्श रूप को दर्शाती है। कविता की शुरुआत होती है पढ़िए गीता बनिए सीता से, जहाँ पे भारतीय समाज में महिलाओं को एक आदर्श के रूप में दर्शाया जाता है। गीता का अध्ययन और सीता के समान आचरण करना महिलाओं के लिए आदर्श माना गया है। गीता का अध्ययन करना और सीता के समान अपने आचरण को रखना, ये महिलाओं के लिए एक आदर्श रूप में स्थापित किया गया है, माना गया है। यहाँ गीता धार्मिक और नैतिक शिक्षा का प्रतीक है, जबकि सीता त्याग, समर्पण और पवित्रता का प्रतीक है। यहाँ पे जो गीता है ये धार्मिक और नैतिक शिक्षा का प्रतीक है, जबकि सीता त्याग, समर्पण और पवित्रता का प्रतीक है। कवि इन आदर्शों पर व्यंग करते हुए संकेत देते हैं कि यह सब महिलाओं को पारंपरिक भूमिकाओं में बांधने के साधन मात्र हैं। कवि इन सभी आदर्शों पर व्यंग करते हैं और ये संकेत देते हैं कि ये सब महिलाओं को जो है पारंपरिक भूमिकाओं में बांधने का एक बस साधन है। इसके बाद कवि लिखते हैं, इन आदर्शों के पालन के बावजूद महिलाओं का जीवन अंततः किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ परिणय में बंधकर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में उलझ जाता है। और इन सभी आदर्शों का पालन करने के बाद महिलाओं का जो जीवन है ये किसी एक मूर्ख व्यक्ति के साथ परिणय में बंधकर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में उलझ जाता है। यह समाज में महिलाओं की स्थिति पर एक तीखा कटाक्ष है, जहां उन्हें अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर केवल पारिवारिक जिम्मेदारियों तक सीमित रहना पड़ता है। और उस कविता के माध्यम से कवि ये लिख रहे हैं कि ये जो जितनी भी नीति और नियम बनाए गए हैं ये सब होता है ताकि महिलाओं की जो अपनी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं हैं उसको छोड़कर जो है ये केवल पारिवारिक जिम्मेदारी तक सीमित रह जाएं। कविता के अगले भाग में कवि महिलाओं की गृहस्थी की दिनचर्या का वर्णन करते हैं और वे कहते हैं कि महिलाओं की भूमिका घर के कामकाज तक ही सीमित है, जो अक्सर कठिन और अनपेक्षित परिस्थितियों में होती है। कवि लिखते हैं कि महिलाओं की जो भूमिका है ये घर के कामकाज तक ही सीमित है, जो बहुत ही कठिन और अनपेक्षित परिस्थितियों में होती है। महिलाएं संसाधनों की कमी और शारीरिक थकावट के बावजूद भी काम करती रहती हैं। कवि ने इस कविता में पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर सीधा प्रहार किया है। वह दिखाते हैं कि यह व्यवस्था महिलाओं को धर्म, संस्कृति और परंपरा के नाम पर उनके अधिकारों और स्वतंत्रता से वंचित करती है। कवि ये इसमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है यह महिलाओं को धर्म और संस्कृति, परंपरा के नाम पर उनके अधिकारों से और उनकी स्वतंत्रता से वंचित करती है। महिलाओं को सीता बनने की शिक्षा दी जाती है ताकि वे अपने पति और परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण कर सके। महिलाओं को जो है सीता बनने की शिक्षा दी जाती है ताकि वे अपने पति और परिवार में ही सिमट कर रह जाएं। कवि ने बड़े ही सटीक और सरल भाषा में समाज की गहरी समस्याओं को उजागर किया है। यह व्यंग केवल महिलाओं की स्थिति पर नहीं बल्कि उस समाज पर भी है जो इन आदर्शों को स्थापित करता है और उन्हें बनाए रखने की कोशिश करता है। और ये जो व्यंग्य है ये केवल महिलाओं की स्थिति पर नहीं है बल्कि ये उस समाज पर भी है जो इन आदर्शों को स्थापित करता है और उसको बनाए रखने का प्रयास करता है। इसके बाद इनकी दूसरी कविता है रामदास। इसके सारांश के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें जो है ये जो कविता है यह एक सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय संवेदनाओं पर आधारित एक व्यंग्यात्मक रचना है। यह कविता समाज का प्रतिनिधित्व करती है जहां हिंसा, उदासीनता और असहायता का साम्राज्य फैला हुआ है। यह जो कविता है यह उस समाज का प्रतिनिधित्व करती है जहां पर हिंसा, उदासीनता और असहायता का साम्राज्य स्थित है।
यह जो कविता है यह उस समाज का प्रतिनिधित्व करती है जहाँ पे हिंसा, उदासीनता और असहायता का साम्राज्य स्थापित है। कविता रामदास नाम के एक व्यक्ति की हत्या की कहानी है। ये जो कविता है रामदास, ये एक रामदास नाम के एक व्यक्ति की हत्या की कहानी है, लेकिन इसके माध्यम से कवि ने व्यापक समाज के नैतिक पतन, निष्क्रियता और सत्ता के भय को उजागर किया है। कवि ने इसके माध्यम से लोगों के अंदर जो भय है, जो उनका नैतिक पतन हो रहा है, जो उनकी निष्क्रियता है, इस कहानी के माध्यम से उन्होंने उसको उजागर करने का प्रयास किया है। कविता की शुरुआत रामदास की मानसिक और भावनात्मक स्थिति से होती है। चौड़ी सड़कों और पतली गलियों के बीच रामदास अकेला, उदास और असहाय चलता है। चौड़ी सड़कें हैं, पतली गलियां हैं, उसके बीच में रामदास जो है ये अकेला, उदास और असहाय चलता है। उसके जीवन का अंत निकट है और उसे यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि उसकी हत्या होगी। रामदास को जो है ये पूरी तरीके से उसको बता दिया गया है कि उसके जीवन का अंत निकट है और उसको ये भी बता दिया गया है कि उसकी हत्या की जाएगी। ये जो भविष्यवाणी है ये इसके जीवन में एक अजीब सी उदासी और निराशा का माहौल पैदा कर देती है। रामदास अपने आसपास के लोगों से मदद मांगने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर रुक जाता है। अब रामदास जो है ये अपने आसपास के लोगों से मदद मांगने का प्रयास करता है, उसके बारे में सोचता है कि मैं मदद मांगूं, लेकिन फिर वो रुक जाता है। सड़कों पर मौजूद लोग सभी मौन हैं, निहत्थे हैं और उनकी उपस्थिति केवल दर्शक के रूप में सीमित है। सड़क पर जितने भी लोग मौजूद हैं वे सारे के सारे मौन हैं, निहत्थे हैं और उनकी जो उपस्थिति है केवल एक दर्शक के रूप में है। यह समाज के उस रवैये को दर्शाता है जहां लोग हिंसा और अन्याय को देखना तो चाहते हैं, लेकिन हस्तक्षेप करने की हिम्मत उनकी नहीं होती। ये समाज के उस रवैये के बारे में बताया जा रहा है जहां पे लोग हिंसा और अन्याय को देखना तो चाहते हैं, लेकिन उसमें हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करते, उसको रोकने का प्रयास नहीं करते। रामदास सड़क के बीच खड़ा होता है, अपने दोनों हाथ पेट पर रखते हुए। उसकी हत्या का दिन तय है और यह बात सभी को मालूम है। लोग उसे देखते हैं, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे बचाने के लिए कुछ कर सके। लोग केवल तमाशा देखते रहते हैं, एक ऐसी भीड़ का प्रतीक जो अन्याय को चुपचाप स्वीकार कर लेती है। जितने भी वहाँ पे लोग हैं वे सारे एक ऐसे भीड़ के प्रतीक हैं जो अन्याय को चुपचाप सहन कर लेते हैं। सहन करने के अंदर क्षमता होती है। गली से एक हत्यारा निकलता है जो रामदास का नाम पुकारता है। हत्यारा अपने हाथ में चाकू लेकर रामदास की ओर बढ़ता है और उसके पेट में चाकू को मार देता है। रामदास का लहू फव्वारे की तरह बहने लगता है और गली से एक हत्यारा निकल के आता है और वो रामदास का नाम पुकारता है और अपने हाथ में जो चाकू लिए रहता है वो रामदास के पेट में मार देता है और रामदास का लहू जो है एकदम फव्वारे की तरह बहने लगता है। रामदास की प्रतिक्रिया में कोई भय, प्रतिरोध, आत्मरक्षा का प्रयास नहीं दिखता है। वह चुपचाप खड़ा रहता है जैसे उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया हो। यह दिखाता है कि वह केवल व्यक्ति नहीं है बल्कि वह उस समाज का प्रतीक है जो अन्याय को सहने के लिए मजबूर हो चुका है और उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया ना देना ये दर्शाता है कि रामदास एक ऐसे समाज का प्रतीक है जो अन्याय को सहने के लिए पूरी तरीके से मजबूर हो चुका है। हत्या के बाद रामदास का मृत शरीर सड़क पर पड़ा रहता है। लोग बार बार देखो देखो कहते हैं, जैसे यह घटना एक तमाशा हो। यह दर्शाता है कि समाज किस तरह हिंसा को केवल एक घटना के रूप में देखता है और उसमें हस्तक्षेप करने की कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करता। और ये जो घटना होती है ये दर्शाता है कि किस तरीके से एक समाज केवल हिंसा को एक घटना के रूप में देखता है और उसमें हस्तक्षेप करने की उसकी कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं होती। कविता में ये भी दर्शाया गया है कि समाज हिंसा और अन्याय के प्रति इतना निडर हो चुका है कि वह इसे सामान्य मानने लगा है। लोग हत्या को केवल एक खबर के रूप में देखते हैं जो उन्हें कुछ समय के लिए आकर्षित करती है, लेकिन उसके प्रति उनकी संवेदनाएं बिल्कुल शून्य है। जितने भी लोग हैं समाज में, ये सभी के सभी हत्या को एक खबर के रूप में देखते हैं और उसके प्रति जो है अपनी कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करते। रामदास केवल एक व्यक्ति की हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि यह कविता व्यापक राजनीतिक और सामाजिक संदर्भों को उजागर करती है। यह दिखाती है कि समाज में हिंसा और अन्याय कैसे सामान्यीकृत हो चुके हैं। यह कविता उन लोगों की भी आलोचना करती है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने के बजाय चुपचाप तमाशबीन बने रहते हैं। ये जो कविता है ये उन लोगों की भी आलोचना करती है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने के बजाय, आवाज़ उठाने के बजाय चुपचाप उसको सहते रहते, तमाशे की तरह देखते रहते हैं। कविता सत्ता और उसके हिंसक उपकरणों की भी आलोचना करती है। हत्यारा केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह उस सत्ता और व्यवस्था का प्रतीक है जो अपने विरोधियों को चुप कराने के लिए हिंसा का उपयोग करती है। अब ये जो हत्यारा है ये केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि सत्ता और व्यवस्था का एक प्रतीक है जो अपने विरोधियों को चुप कराने के लिए हिंसा का भी प्रयोग कर सकती है।
इसके बाद इनकी कविता है जिसका नाम है हंसो हंसो जल्दी हंसो। इसके सारांश के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो रघुवीर सहाय की जो कविता है ये हंसो हंसो जल्दी हंसो एक गहरा सामाजिक और राजनीतिक व्यंग्य है, जिसमें कवि ने हंसी के माध्यम से व्यक्ति के भय, असहायता और सत्तावादी संरचना को उजागर किया है। यह कविता उस असामान्य स्थिति को दर्शाती है जिसमें इंसान अपनी हंसी तक को नियंत्रित रखने के लिए मजबूर है। हंसी जो स्वाभाविक रूप से खुशी और स्वतंत्रता की प्रतीक है, यहाँ डर और नियंत्रण का एक उपकरण बन गई है। इस कविता में जो हंसी को दर्शाया गया है ये एक डर और नियंत्रण का उपकरण बन के दर्शाया गया है। कविता के आरंभ में कवि इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि समाज और सत्ता हमेशा व्यक्ति पर निगरानी रखती है। व्यक्ति पर यह दबाव है कि वह हंसे, लेकिन अपने पर न हंसना, क्योंकि ये एक ऐसी हंसी में कड़वाहट होती है जो पकड़ ली जाएगी और व्यक्ति पर सजा की संभावना बढ़ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं तो कवि बताते हैं कि व्यक्ति को अपनी हंसी के वास्तविक उद्देश्य को छुपाना चाहिए। हंसी को ऐसी ढाल बना लेनी चाहिए जो दिखाए कि वह बाकी सभी की तरह से परास्त होकर हंस रहा है। यह हंसी बोलने और प्रतिवाद के बजाय चुनी जाती है। यह हंसी एक ऐसी भाषा बन जाती है जो असहमति और विरोध को व्यक्त करने के बजाय दबाव और असहायता की प्रतीक बन जाती है। कवि चेतावनी देते हैं कि हंसी में चुटकुलों का उपयोग न किया जाए, क्योंकि चुटकुलों में ऐसे शब्द या अर्थ हो सकते हैं जो इतिहास या किसी पुराने विवाद से जुड़े हुए हों। ऐसे शब्द व्यक्ति को विवाद में फंसा सकते हैं। कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि हंसी को जो है किसी चीज़ से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हंसी का जो उद्देश्य है इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। हंसी को आप किसी भी चीज़ से ना जोड़ें, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ से उसको जोड़ते हैं तो वो आपको विवाद में फंसा सकती है। कवि ने हंसी के ऐसे अवसरों की बात की है जो अनिवार्य हो गए हैं, जैसे हम गरीब पर किसी ताकतवर व्यक्ति की मार पड़ती है और उसका कोई विरोध नहीं कर सकता है। कविता में कवि बताते हैं कि व्यक्ति को सत्ता के सामने झुकते हुए और उसे संतुष्ट करते हुए हंसना चाहिए। उनसे हाथ मिलाते हुए नजरें नीची किए व्यक्ति को अपनी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है और यह जताना पड़ता है कि वह कल भी हंसा था। यह हंसी जो है सत्ता के प्रति निष्ठा और अधीनता का प्रदर्शन बन जाती है। अब कवि इसमें बताते हैं कि व्यक्ति को सत्ता के सामने झुकते हुए और उसे संतुष्ट करते हुए हंसना चाहिए। उनसे हाथ मिलाते हुए और नज़रों को नीचे करते हुए हंसना चाहिए, और इससे पता चलता है कि आपने अधीनता स्वीकार कर ली है और सत्ता के प्रति आप निष्ठावान हैं और उसके अधीन हैं। प्रस्तुत कविता एक व्यंग्यात्मक रचना है जो समाज और राजनीति में व्यक्ति की स्वतंत्रता, असहमति और आत्माभिव्यक्ति पर सवाल उठाती है। कविता यह दिखाती है कि कैसे व्यक्ति को अपनी भावनाओं और अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना पड़ता है। हंसी जो स्वाभाविक रूप से आनंद का प्रतीक है, यहाँ समाज के दबाव, सत्ता के भय और असहायता का माध्यम बन चुकी है। हंसी जो है, कवि लिख रहे हैं कि हंसी एक स्वाभाविक रूप से एक आनंद है, लेकिन ये समाज के दबाव में और सत्ता के भय के कारण एक असहायता का माध्यम बन चुकी है। इसके बाद इनकी अगली कविता है जिसका नाम है नेता क्षमा करें। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रघुवीर सहाय की कविता नेता क्षमा करे एक गहन और व्यंग्यात्मक रचना है जो समाज, राजनीति और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के संबंधों का विश्लेषण करती है। यह कविता समाज और नेताओं से कवि के संबंध, उनकी भूमिका और उसके सीमित अधिकारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। इसमें कवि ने अपने काव्यात्मक माध्यम से प्रश्न उठाया है कि एक कवि के लिए समाज और सत्ता के बीच संतुलन बनाना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब इस कविता के माध्यम से जो है कवि ने समाज और सत्ता के बीच किस तरीके से संतुलन बनाया जाता है और कवि के लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसके बारे में जो है इसमें इन्होंने बताया है। तो सबसे पहले कवि की भूमिका और सीमाओं के बारे में बताते हैं। तो कवि स्वयं को एक कवि के रूप में प्रस्तुत करता है और स्पष्ट करता है कि वह अपने देश के लोगों और नेताओं को रोटी या गम जैसी भौतिक या भावनात्मक चीज़ें प्रदान करने में असमर्थ है। कवि ये बताते हैं कि वह अपने देश के लोगों के लिए और नेताओं के लिए रोटी या गम जैसी जो भौतिक चीज़ें हैं इसको वो प्रदान करने में असमर्थ है। कवि यह स्वीकारता है कि वह न तो किसी ईश्वर के विषय में भ्रम से मुक्त कर सकता है और न किसी को उसकी समस्याओं का हल दे सकता है। वह अपने आप को केवल एक विचारक और भावनाओं के माध्यम से सच्चाई को व्यक्त करने वाले व्यक्ति के रूप में देखता है। कवि जो ये बताता है कि वह किसी को ईश्वर के विषय में भ्रम से मुक्त नहीं कर सकता और न ही वह किसी को उसकी समस्याओं का हल दे सकता है। वह केवल अपने आप को एक विचारक मानता है और भावनाओं के माध्यम से सच्चाई को व्यक्त कर सकता है।
कवि कहता है कि वह लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकता, क्योंकि उसकी भूमिका केवल समाज का विश्लेषण करना है। कवि जो है लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकता, क्योंकि उसका काम है केवल समाज का विश्लेषण करना। वह नेताओं और समाज से अपेक्षा करता है कि वे उसकी सीमित भूमिका को समझें और उसकी रचनात्मकता के दायरे में रहने दें, उसको रचनात्मकता के दायरे में उसको रहने दें, उसको और ज़्यादा कुछ करने का प्रयास ना करवाएं। इसके बाद दूसरा है समाज और कवि का संबंध क्या होता है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। कवि कहता है कि वह समाज का हिस्सा होते हुए भी उससे अलग है। वह कहता है लोग सब एक तरफ और मैं एक तरफ। इसका अर्थ है कि कवि का दृष्टिकोण समाज के दृष्टिकोण से अलग होता है। वह समाज को समझने और उसकी समस्याओं को उजागर करने का प्रयास करता है, लेकिन यह भी स्वीकार करता है कि उसकी भूमिका केवल अभिव्यक्ति तक ही सीमित है। कवि का काम होता है कि वह समाज के लोगों की समस्याओं को समझे और उसको उजागर करने का प्रयास करे, लेकिन कवि साथ ही साथ ये भी स्वीकार करता है कि उसकी भूमिका जो है केवल अभिव्यक्ति तक ही सीमित है। कवि का कहना है कि उसने समाज से संवाद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातें सही तरीके से नहीं समझी गई। जब उसने अपने प्रेम और स्नेह को व्यक्त करने की कोशिश की तो उसके शब्द लोगों के लिए भिनभिनाने वाले बन गए। यह दर्शाता है कि समाज में काव्यात्मक अभिव्यक्ति की गहराई को समझने की कमी है। जब उसने अपने प्रेम को स्नेह को व्यक्त करने का प्रयास किया तो उसके जितने भी शब्द थे वो लोगों के लिए भिनभिनाने वाले बन गए। और यही बताता है कि समाज में अभी भी काव्यात्मक अभिव्यक्ति की गहराई को समझने की शक्ति नहीं है। इसके बाद में है पुरानी और नई मूर्तियों का प्रतीक। तो कवि के सामने लोग पुरानी मूर्तियां तोड़ने की बात करते हैं, उसे नई मूर्ति झोले में डालकर देते हैं। ये मूर्तियां प्रतीकात्मक हैं जो समाज में स्थापित धारणाओं, मान्यताओं और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती हैं। लोग पुरानी परंपराओं और विचारों को तोड़ने की बात तो करते हैं, लेकिन अंततः वे नई मूर्तियों को स्थापित कर देते हैं। यह एक प्रकार से समाज की स्थिरता और उसके बदलाव की प्रक्रिया पर व्यंग्य है। कवि भी यह कहता है कि वह अपनी एक मूर्ति बनाता है और उसे ढा देता है, लेकिन दूसरों की मूर्तियां तोड़ने में उसे कोई रुचि नहीं है। यह पंक्ति कवि की आत्म अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को दर्शाता है। वह समाज के विचारों और प्रतीकों को तोड़ने या बदलने के बजाय अपनी रचनात्मकता के माध्यम से खुद को व्यक्त करने में विश्वास करता है। कवि किसी को समझाने का प्रयास नहीं करता कि तुम ये करो, तुम वो करो, मतलब तुम मूर्ति बनाओ या बेचो या फिर उसको रखो, नई मूर्तियाँ स्थापित करो। ये कवि ये नहीं बताना चाहता है। कवि यहाँ पे ये बताना चाहता है कि उसकी जो सोच है, उसका जो रचनात्मकता है, इसके बारे में जो है कवि अपने आप को अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से बताने का प्रयास करता है। इसके बाद है कवि का सवाल और समाज की अपेक्षाएं। तो कवि खुद से और समाज से यह प्रश्न करता है कि क्या कविता का उद्देश्य केवल आलोचना और पुरानी चीज़ों को नष्ट करना है। वह स्पष्ट करता है कि उसका काम समाज को तोड़ना या बनाना नहीं है, बल्कि उसकी वास्तविकता को अभिव्यक्त करना है। वह लोगों से अपेक्षा करता है कि वे उसकी कविताओं को उसके दृष्टिकोण से देखें और उसकी सीमाओं को समझें। वे लोगों से अपेक्षा करते हैं कि वे कवियों के दृष्टिकोण को समझें और उसकी सीमाओं को समझने का प्रयास करें। तो ये थी सारी कविताएं MJC 5 का, यूनिट 5 का। ये पूरी कविताएं जो है मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है, और आप लोग जो है इस वीडियो को परीक्षा से पहले देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए कि कौन कौन सी कविताएं हैं, और यदि इन कविताओं से कोई भी प्रश्न आता है तो वो प्रश्न आपका ना छूटे। और हम मिलेंगे आप लोगों से एक अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जो है आप लोग इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।